जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें यूनिट 3 का ये पार्ट 31 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रही है विच फिजिकल लॉ गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग गैस। वर्किंग गैस के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का के बीच में रिलेशन कौन बताता है? तो ये भैया आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ होएगा जो एक वर्किंग गैस जो होती है। वर्किंग गैस कौन कौन सी हैं इसमें भैया? हाइड्रोजन है, हीलियम है, और हाइड्रोजन, हीलियम और एयर, ये हम कह सकते हैं वर्किंग गैस। ठीक है, पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। तो वर्किंग गैस का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर कौन सा नियम बताएगा? वो है आइडियल गैस लॉ, PV = NRT। The heat rejected during the isochoric cooling phase is exactly equal to the heat absorbed during the isochoric heating phase। तो आइसोकोरिक कूलिंग फेज के अंदर जो हमारी हीट रिजेक्ट होएगी वो उसके इक्वल होएगी जो कि आइसोकोरिक हीटिंग फेज में एक्सेप्ट हुई होगी। अगला भैया, व्हाट रोल डज थर्मल इनर्शिया प्ले इन आ स्टिरलिंग इंजन। स्टिरलिंग इंजन के अंदर थर्मल इनर्शिया क्या रोल प्ले करता है? इनर्शिया का मतलब हो रहा है जड़त्व। कोई भी चीज़ है वो कहते हैं ना कि भैया अब तो इनने जड़ पकड़ ली। जड़ पकड़ ली कि इसका मतलब है वो बहुत, उसको हटाने के लिए थोड़े बल की आवश्यकता होगी। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतनी ही ज़्यादा बल की आवश्यकता होएगी। ठीक है, अब थर्मल इनर्शिया का वही मतलब है कि उसमें टेम्परेचर में इट कॉजेज अ स्लाइट डिले इन रेस्पॉन्स टू सोलर ट्रांजिट। ठीक है, मतलब कि सोलर ट्रांजिट को रेस्पॉन्स करने में थोड़ा सा डिले लेगा। ये नहीं कि हमने कोई एक्शन दिया तो तुरंत ही उसका रेस्पॉन्स मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि वो जड़ पकड़ चुका है, वो हटने में थोड़ा सा समय लगेगा। कहाँ को भाग गए रहे? अगला है इंसिडेंट पावर रेफर्स टू द पावर जनरेटेड इंसिडेंट इनसाइड द इंजन साइकिल। जो इंडिकेटेड इंसिडेंट है, इंडिकेटेड पावर है। इंडिकेटेड पावर रेफर्स टू द पावर जनरेटेड इनसाइड द इंजन साइकिल। इंजन साइकिल के अंदर जो पावर जनरेट हो रही है वो इंडिकेटेड पावर कहलाती है। ब्रेक पावर क्या है भैया? ब्रेक पावर रेफर्स टू द पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंक या शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट। जो ब्रेक पावर है वो होती है जो पावर अवेलेबल होएगी इंजन के क्रैंक शाफ्ट पे या उसके आउटपुट शाफ्ट पे। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर इज ड्यू टू मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉसेस। तो जो इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर है उसके बीच में डिफरेंस होएगा मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से। विच थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फेज ऑफ एन आइडियल स्टिरलिंग साइकिल। तो कौन सी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग फेज ऑफ एन आइडियल स्टिरलिंग? तो वो है भैया टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। What are the two primary moving parts in a standard बीटा टाइप स्टिलिंग इंजन? तो दो प्राइमरी मूविंग पार्ट कौन से हैं भैया स्टैंडर्ड बीटा टाइप के स्टिलिंग इंजन के अंदर? वो है डिस्प्लेसर पिस्टन और पावर पिस्टन। ये दोनों ही पिस्टन है जो कि प्राइमरी मूविंग पार्ट है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसर पिस्टन? डिस्प्लेसर पिस्टन जो है वो टू शटल द गैस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड स्पेस। हॉट और गर्म और कोल्ड स्पेस के बीच में जो है गैस को सेटल करने का काम है डिस्प्लेसर पिस्टन का। डज द डिस्प्लेसर पिस्टन एक्सट्रैक्ट मैकेनिकल वर्क फ्रॉम द ग्लास फ्रॉम द गैस? जो डिस्प्लेसर पिस्टन है वो मैकेनिकल वर्क को एक्सट्रैक्ट कर देगा गैस से? तो नहीं, इट ओनली मूव्स द गैस। वो मैकेनिकल वर्क को गैस से एक्सट्रैक्ट नहीं करने का डिस्प्लेसर सिस्टम, वो सिर्फ गैस को मूव कराएगा। इट ओनली मूव्स द गैस। विच पिस्टन इज सील्ड टाइटली अगेंस्ट द सिलेंड्रिकल वॉल्स टू एक्सट्रैक्ट वर्क? कौन सा पिस्टन है भैया जो कि सील्ड टाइटली होता है अगेंस्ट सिलेंड्रिकल वॉल टू एक्सट्रैक्ट वर्क, वर्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? तो वो है पावर पिस्टन। ठीक है, डिस्प्लेसर पिस्टन नहीं होता, पावर पिस्टन होता। और पावर पिस्टन और डिस्प्लेसर पिस्टन ये दोनों के दोनों मेजर प्राइमरी मूविंग पार्ट हैं काय के? बीटा सा टाइप के स्टिलिंग इंजन के। इन अ काइनेमेटिक स्टिरलिंग इंजन द पिस्टन आर कनेक्टेड टू अ क्रैंकशाफ्ट। काइनेमेटिक स्टिरलिंग इंजन होएगा तो कैसे? काइनेमेटिक कैसे? क्रैंकशाफ्ट इससे कनेक्टेड होएगा हमारा पिस्टन। व्हाट इज द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसर एंड द पावर पिस्टन इन अ टिपिकल काइनेमेटिक इंजन? तो वो होएगा हमारा 90 डिग्री।
फेस एंगल डिफरेंस जो होएगा डिस्प्लेसर और पावर पिस्टन के बीच में वो 90 डिग्री होएगा। व्हाट इज अ फ्री पिस्टन स्टर्लिंग इंजन? फ्री पिस्टन स्टर्लिंग इंजन कौन सा हुआ भैया? एन इंजन विद नो मैकेनिकल लिंकेज और क्रैंकशाफ्ट। फ्री पिस्टन स्टर्लिंग इंजन है एक ऐसा इंजन जिसके पास कोई भी मैकेनिकल लिंकेज नहीं होगा, ना ही क्रैंक शाफ्ट होएगी, वो फ्री पिस्टन हो गया। हाउ डू द पिस्टन मूव इन अ फ्री पिस्टन इंजन? तो एक पिस्टन जो है वो कैसे मूव करेगा एक फ्री पिस्टन इंजन के भीतर? वो है भैया ड्रिवन बाय गैस प्रेशर डायनेमिक्स एंड द ट्यून्ड स्प्रिंग। तो जो पिस्टन है वो फ्री पिस्टन के अंदर मूव कैसे करेगा जब उसके अंदर मैकेनिकल लिंकेज ना है, कोई क्रैंकशाफ्ट भी ना है, तो वो भैया गैस प्रेशर से ही मूव करेगा, डायनेमिक एंड ट्यूनिंग स्प्रिंग्स। वाट कन्वर्ट मैकेनिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन अ फ्री पिस्टन इंजन? एक लीनियर अल्टरनेटर लगाता। लीनियर ऑल्टरनेटर ही होता है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ऑल्टरनेटर का मतलब होगा सिंक्रोनस जनरेटर। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ फ्री पिस्टन इंजन ओवर अ काइनेमेटिक इंजन? इसमें मैकेनिकल लॉसेस ना होती है। इसमें भैया हर्मेटिक सीलिंग प्रिवेंट द गैस लीक्स। हर्मेटिक सीलिंग का इस्तेमाल करा जाएगा जो कि गैस लीक को प्रिवेंट करेगा। व्हाट मटेरियल इज टिपिकली यूज्ड फॉर द रीजनरेटर मैट्रिक्स? रीजनरेटर मैट्रिक्स के लिए कौन सा मटेरियल? फाइन स्टेनलेस स्टील और कॉपर वायर मैश जो है ये रीजनरेटर मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल कर जाएंगे। कौन से? फाइन स्टेनलेस स्टील है और कॉपर वायर मैश है। द हीटर हेड ऑफ द इंजन मस्ट बी मेड फ्रॉम? जो हीटर का हेड है वो इंजन का वो कैसे बना होएगा? हाई टेम्परेचर क्रीप रेजिस्टेंस अलॉय लाइक इनकॉनेल। इनकॉलन से बना होएगा, हाई टेम्परेचर वाली क्रीप रेजिस्टेंस अलॉय इनकॉलन से बना होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कूलर कंपोनेंट? तो कूलर कंपोनेंट का क्या फंक्शन है भैया? टू ट्रांसफर वेस्ट हीट फ्रॉम द वर्किंग गैस टू द कूलिंग फ्लूइड। जो वेस्ट हीट होएगी हमारी उसे वर्किंग गैस से जो है कूलिंग फ्लूइड की तरफ को ट्रांसफर कर देगा, ये कूलर का काम है। व्हाट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम? द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पावर पिस्टन इन वन स्ट्रोक। ए जो पावर पिस्टन है उसने एक स्ट्रोक में जितना भी वॉल्यूम दिखा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसे स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे। सील लीकेज इन काइनेमेटिक इंजन प्राइमरली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ? जो सील लीकेज है काइनेमेटिक इंजन के अंदर वो प्राइमरली कौन से लॉस में? वो है वर्किंग गैस प्रेशर। जब वहाँ से जो है सील खुल जाएगी, लीक कर जाएगा गैस, तो उससे क्या है गैस की प्रेशर कम हो जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेशन इज यूज्ड इनसाइड द सिलेंडर ऑफ हाई टेम्परेचर स्टीलिंग इंजन? तो हाई टेम्परेचर स्टीलिंग इंजन के अंदर ड्राई लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि टेफ्लॉन हो गया या पीटीएफ हो गया। एज ऑयल वुड वेपोराइज। व्हाट इज द अल्फा टाइप स्टीलिंग इंजन? तो अल्फा टाइप स्टीलिंग इंजन कौन सा भैया? एन इंजन विद टू डिस्टिंक्ट पावर पिस्टन इन सेपरेट हॉट एंड कोल्ड सिलेंडर। तो अल्फा टाइप स्टीलिंग इंजन है भैया एक इंजन है जिसके पास दो डिस्टिंक्ट पावर पोजीशन पिस्टन है इन सेपरेट हॉट एंड कोल्ड सिलेंडर। व्हाट इज द बीटा टाइप स्टीलिंग इंजन? तो बीटा टाइप कौन सा भैया? जिसके पास दोनों बोथ डिस्प्लेसर एंड पावर पिस्टन है, वो सेम सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, एक ही सिलेंडर में जो है दोनों पिस्टन है, डिस्प्लेसर और पावर। और अल्फा टाइप है जिसमें ऐसे अल्फा ऐसे अलग अलग, तो अलग अलग हैं, जैसे जैसे डिस्टिंक्ट पावर पिस्टन, टू डिस्टिंक्ट पावर पिस्टन सेपरेट हॉट एंड कोल्ड सिलेंडर। और बीटा में जो है एक के अंदर ही है। व्हाट इज द गामा टाइप? लो भैया अल्फा बीटा गामा तीनों तरह के जो है स्टीलिंग इंजन आ गए। तो गामा टाइप स्टीलिंग इंजन में एक इंजन है विद डिस्प्लेसर एंड पावर पिस्टन इन सेपरेट कनेक्टेड सिलेंडर, ठीक है। अल्फा के अंदर तो भैया सेपरेट हॉट और कोल्ड सिलेंडर के अंदर होंगे, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पावर पिस्टन होंगे इसके अंदर। और बीटा के अंदर जो है डिस्प्लेसर और पावर दोनों के दोनों होंगे, और गामा के अंदर जो है डिस्प्लेसर और पावर दोनों अलग अलग में होंगे, समझ गए। अल्फा में तो खाली टू डिस्टिंक्ट पावर पिस्टन ही होंगे, इसके अंदर डिस्प्लेसर पिस्टन नहीं होएगा, खाली पावर पिस्टन होंगे, टू अलग पावर पिस्टन हॉट कोल्ड के लिए। बीटा के अंदर एक गैल बैठेंगे भैया डिस्प्लेसर और पावर, और गामा के अंदर डिस्प्लेसर पावर दोनों होंगे लेकिन अलग अलग के सिलेंडर कनेक्टेड सिलेंडर। मोस्ट सोलर डिश स्टीलिंग सिस्टम यूजेज विच इंजन कॉन्फ़िगरेशन? तो बहुत सारे भैया बीटा टाइप या अल्फा टाइप इस्तेमाल करें, बीटा टाइप या अल्फा टाइप, ठीक है, और कुछ गामा टाइप इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत से डिश स्टीलिंग इंजन। द लीनियर ऑल्टरनेटर इन अ फ्री पिस्टन इंजन यूटिलाइज? जो लीनियर ऑल्टरनेटर है फ्री पिस्टन इंजन के अंदर वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग थ्रू स्टेशनरी कॉयल को यूटिलाइज करे। परमानेंट मैग्नेट है जो कि स्टेशनरी कॉयल के थ्रू मूव कर रही है।
10 मिनट होने को जा रहे हैं, हो गई और अब तक एक पेज भी पूरा ना हुआ। वाई मस्ट द हीटर हेड ट्यूब्स बी एक्सट्रीमली थिन, जो हीटर हेड ट्यूब है वो बहुत पतली क्यों है कह भैया, टू मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रिसीवर टू द गैस, जो हीट ट्रांसफर है रिसीवर से गैस को करने, उनको मैक्सिमाइज करने के लिए। वाई मस्ट द हीटर हेड ट्यूब्स आर हीटर हेड ट्यूब्स बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, जो हीटर हेड ट्यूब है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग क्यों है करें, टू विदस्टैंड द हाई इंटरनल गैस प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। वॉट इज द बाउंसी स्पेस प्रेशर, बाउंसी स्पेस में द मीन प्रेशर ऑफ द गैस एक्टिंग एज अ स्प्रिंग ऑन द बैक ऑफ द पावर पिस्टन, जो गैस है उसका मीन प्रेशर है, वो गैस जो एक्टिंग एज अ स्प्रिंग की तरह काम कर रही है बैक ऑफ द पावर पिस्टन में। वो हाउ इज पावर आउटपुट कंट्रोल्ड इन अ काइनेमेटिक स्टीलिंग इंजन बाय चेंजिंग द मीन प्रेशर ऑफ द वर्किंग गैस, तो जो मीन प्रेशर होएगा वर्किंग गैस का उसको चेंज करेंगे तो उससे क्या होएगा, जो काइनेमेटिक स्टीलिंग इंजन है उसके अंदर पावर आउटपुट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, इन अ फ्री पिस्टन इंजन पावर आउटपुट इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग, जो फ्री पिस्टन इंजन है पावर आउटपुट होगी ऑफन कंट्रोल बाय एडजस्टिंग स्ट्रोक लेंथ ऑफ द पिस्टन। व्हाट हैपन्स इफ द रीजनरेटर बिकम्स क्लॉग्ड विद डेब्रीज और डिग्रेडेड सील मटेरियल, तो भैया क्या होगा जब रीजनरेटर जो होगा बिकम्स क्लॉग्ड विद डेब्रीज एंड डिग्रेडेड सील मटेरियल, वो फ्लो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग इंजन पावर, इंजन पावर जो है कम हो जाएगी, फ्लो का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब रीजनरेटर जो है वो क्लॉग्ड हो जाएगा डेब्रीज एंड डिग्रेडेशन सील मटेरियल। व्हाट इज द थर्मल शॉर्ट सर्किटिंग इन द इंजन, तो थर्मल शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है हीट कंडक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड थ्रू द सिलेंडर वॉल। तो क्या कह रहा है, थर्मल शॉर्ट सर्किट का मतलब है जो हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली हो रहा है, हीट कंडक्टिंग टू डायरेक्टली हॉट एंड से लेकर कोल्ड एंड तक डायरेक्टली ही हो गया थ्रू द सिलेंड्रिकल वॉल। विच कॉम्पोनेंट रिक्वायर द मोस्ट स्ट्राइंजेंट प्रिसीजन मशीनिंग, MACHIN, हाँ मशीनिंग इन अ स्टीलिंग इंजन, तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि मोस्ट स्ट्रिंजेंट प्रिसीजन मशीनिंग रिक्वायर करता है इन स्टीलिंग इंजन, वो भैया द पिस्टन सील एंड द सिलेंड्रिकल बोर, सिलेंडर बोर। वाई आर द स्टीलिंग इंजन जनरली क्वाइटर देन था इंटरनल कंबशन इंजन, देयर आर नो एक्सप्लोसिव एग्जॉस्ट वॉल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो स्टीलिंग इंजन के अंदर कोई भी एक्सप्लोसिव एग्जॉस्ट वॉल्व नहीं होता है जो कि खुल या बंद हो रहा हो, इसीलिए ये शांत होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन की तुलना में। तो स्टीलिंग इंजन जो है ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। कितने क्वेश्चन है देख, 10 मिनट यू लेगा, फिर यू वाला पेज भी 10 मिनट लेगा, फिर यू वाला पेज भी, ऐसे 150 क्वेश्चन है, काफ़ी सारे हैं यार, बहुत टाइम लग जाएगा भाई इन रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन करने में। चलो जल्दी जल्दी निपटाते हैं यार, 4 तारीख तक पूरा सिलेबस ख़त्म करने का था। वेयर इज़ द स्टीलिंग इंजन माउंटेड इन अ सोलर डिश सिस्टम, स्टीलिंग इंजन कहाँ, एट द फोकल पॉइंट ऑफ द पैराबोलिक डिश, बिल्कुल फोकल पॉइंट पर लगाए जाएंगे। व्हाट इज़ द डिवाइस दैट एब्जॉर्ब्स कंसनट्रेटेड सनलाइट एंड ट्रांसफर इट टू द इंजन, तो वो है सोलर रिसीवर, सोलर रिसीवर होता है जो कि एब्जॉर्ब करेगा और उसे ट्रांसफर भी करेगा इंजन में। मोस्ट डिश स्टीलिंग सिस्टम यूज विच टाइप ऑफ रिसीवर, तो वो कैविटी रिसीवर डिश स्टीलिंग में। विच वाई इज आ कैविटी रिसीवर प्रीफर्ड, इट ट्रैप्स रेडिएशन एंड मिनिमाइज द कन्वेक्टिव हीट लॉस, तो कैविटी रिसीवर के अंदर क्या है, ये जो है रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है और कन्वेक्टिव लॉस मिनिमाइज हो जाते हैं। व्हाट इज़ द एपरेचर ऑफ द रिसीवर, द ओपनिंग थ्रू विच कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट एंटर, एपरेचर क्या भैया, जिसके थ्रू जो सनलाइट है कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट वो एंटर करती है, वो ओपनिंग है। व्हाट इज द डायरेक्ट इल्यूमिनेशन रिसीवर, DIR, एक रिसीवर वेयर द इंजन हीटर ट्यूब आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द कॉन्सेंट्रेटेड लाइट, जो कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट है उसके सामने डायरेक्टली रख दो रिसीवर इंजन की हीटर ट्यूब्स को। व्हाट इज द मेन चैलेंज विद डायरेक्ट इल्यूमिनेशन रिसीवर, तो मेन चैलेंज क्या डायरेक्ट इल्यूमिनेशन रिसीवर में, वो है अनइवन सोलर फ्लक्स कैन कॉज लोकलाइज्ड मेल्टिंग और हॉट स्पॉट, तो यही मेन चैलेंज है, क्या है कि जो सोलर फ्लक्स है वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, वो इवनली जो है वो फैला हुआ ना है। ठीक है, तो उससे क्या होएगा, हॉट स्पॉट क्रिएट होने के चांस हैं या मेटल होने के मेल्टिंग होने के चांस है। वॉट टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रिवेंट हॉट स्पॉट ऑन द हीटर हेड, हीटर हेड पर हॉट स्पॉट को प्रिवेंट करने के लिए सोडियम हीट पाइप रिसीवर का इस्तेमाल करा जाता है, सोडियम हीट पाइप का। हाउ डज अ सोडियम हीट पाइप वर्क, लिक्विड सोडियम वेपोराइज द सोलर साइड
and condenses uniformly on the engine side. What is the operating temperature of a sodium heat pipe in the solar receiver? तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है सोडियम हीट पाइप का सोलर रिसीवर के अंदर? लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट द रिसीवर अपर्चर? फ्लक्स डेंसिटी क्या, डेंसिटी क्या पूछ रहा, मतलब कि एरिया से डिवाइड तो हो ही गई। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोलर पावर पर यूनिट एरिया, सोलर पावर की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट एरिया के मेगावाट पर मीटर स्क्वायर। टू मैच द सन मूवमेंट द डिश मस्ट एम्प्लॉय कंटिन्यूस टू एक्सिंग ट्रैकर, जो डिश है उसके पास 2 एक्सिस का ट्रैकिंग होना चाहिए। व्हाट हैपन्स टू द स्टिलिंग इंजन इफ अ क्लाउड ऑब्सक्योर्स if a cloud obscures the sun, the hot spot space cool the hot space cool and gas pressure drops and power generation stop। तो जो हॉट स्पेस है वो ठंडा हो जाएगा, गैस प्रेशर कम हो जाएगा और पावर जनरेशन रुक जाएगी। अगर कोई बादल आ जाए उसके ऊपर, सोलर एनर्जी सोलर रेडिएशन रुक जाए। हाइब्रिडाइजेशन इन अ डिश स्टिलिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस और बायोगैस बर्नर टू हीट द इंजन व्हेन देयर इज नो सन। व्हाट इज द इंटरप्शन फैक्टर, इंटरसेप्ट फैक्टर, द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट दैट सक्सेसफुली एंटर्स द रिसीवर अपर्चर, वो है इंटरसेप्ट फैक्टर। जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उसका परसेंटेज जो कि सक्सेसफुली रिसीवर अपर्चर में एंटर कर गया। हाउ डज एनलार्जिंग द रिसीवर अपर्चर अफेक्ट द इंटरसेप्ट फैक्टर? जो रिसीवर अपर्चर है उसको अगर हमने बड़ा कर दिया तो वो कैसे अफेक्ट करेगा इंटरसेप्ट फैक्टर को? इट इंक्रीज द इंटरसेप्ट फैक्टर बट ऑल्सो इंक्रीज द थर्मल लॉसेज, ठीक है। इंटरसेप्ट फैक्टर को तो इंक्रीज कर ही देगा, थर्मल लॉसेज को भी इंक्रीज कर देगा। व्हाट इज द स्पाइलेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसीवर? तो स्पाइलेज क्या, रिसीवर के कंटेक्स्ट में सनलाइज है, सनलाइट दैट मिसेज द अपर्चर एंड हिट्स द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। स्पाइलेज का मतलब है कि जो सनलाइट है वो जा रही है, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे सनलाइट भेजनी है और यू फोकस पॉइंट है, यू इसका स्ट्रक्चर है, सनलाइट इसको मिस करके इस स्ट्रक्चर पर टकरा जाए, वो स्पाइलेज है, ठीक है। रिसीवर के कंटेक्स्ट में मिसेज द अपर्चर एंड हिट्स द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। व्हाट मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट द एरिया इमीडिएटली सराउंडिंग द रिसीवर अपर्चर? हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्टरी सिरेमिक्स। द weight of the engine and the receiver at the at the focal point requires the dish structure to be, जो वेट है इंजन का एंड रिसीवर एट द फोकल पॉइंट पर वो द डिश स्ट्रक्चर टू बी हाईली रिजिड और स्ट्रक्चरली रोबस्ट होना चाहिए। भैया बहुत खतरनाक होना चाहिए, कहने का मतलब है हाईली रिजिड, ताकतवर होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए स्ट्रक्चरली, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत खतरनाक होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, मजबूत। व्हाट इज द सोलर मल्टीपल ऑफ अ स्टैंडर्ड डिश स्टिलिंग? तो यूजुअली एक ही हो रहा है, मीनिंग द डिश साइज परफेक्टली मैचेस द इंजन कैपेसिटी। कैन डिश स्टिलिंग सिस्टम यूटिलाइज थर्मल एनर्जी स्टोरेज? जो डिश स्टिलिंग सिस्टम है वो थर्मल एनर्जी स्टोरेज तो भैया होता ही ना इसमें। नो, प्लेसिंग हैवी स्टोरेज मूविंग फोकल पॉइंट इज इम्प्रैक्टिकल। व्हाट इज द प्राइमरी पैरामीटर मेजर टू डिटरमाइन इफ द इंजन कैन स्टार्ट जनरेटिंग पावर? तो प्राइमरी पैरामीटर क्या है मेजर टू डिटरमाइन? वो है भैया डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, यही है पैरामीटर। क्यों? क्योंकि ये जो डिश है, ये वाला कलेक्टर, जो डिश कलेक्टर पैराबोलिक डिश वाला, ये डायरेक्ट रेडियंस पे काम कर रहा है। इंजन स्टार्ट जनरेटिंग पावर, अब जब तक इस पर डीएनआई नहीं पड़ेगी तब तक ये काम ही ना करने का, और ये काम ना करेगा तो इससे जो इंजन कैसे स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द टिपिकल डीएनआई थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ डिश स्टिलिंग इंजन? तो वह अराउंड 300 से लेकर 400 वाट पर मीटर स्क्वायर, 300-400 वाट पर मीटर स्क्वायर का इसको रेडियंस चाहिए डीएनआई, तब जाके तो बाबूजी कहीं स्टार्ट होंगे ये डिश स्टिलिंग। देख रहे हो शाही ठाट है इनके। पैरासिटिक लोड इन अ डिश स्टिलिंग सिस्टम रेफर्स टू पावर कंज्यूम्ड बाई, जो ट्रैकिंग मोटर है और कूलिंग फैन है और कंट्रोल सिस्टम है। तो जो कंट्रोल सिस्टम होएगा और जो कूलिंग फैन होएगा, ट्रैकिंग मोटर, इन सब ने जो पावर ली वो ये भैया पैरासिटिक। इसको थोड़ा इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे पैरासिटिक मतलब पैरासाइट होता है ना, जो परजीवी होएगा, परजीवी। तो हमारा मान लो यू कोई सिस्टम है पैराबोलिक डिश वाला, तो इसमें क्या है, तो इसमें ये हमारे रिसीवर सेंडर है, सूरज की रोशनी आई, इसने स्टिलिंग इंजन को दी, और स्टिलिंग इंजन ने जो है भाप बना के वो, मतलब इसके साथ स्टिलिंग इंजन के साथ हमारा जनरेटर कनेक्ट है, और इसने ऑल्टरनेटर कनेक्ट है, मतलब ऑल्टरनेटर ने एसी आउटपुट दे दी।
क्या इसके अंदर कहीं ट्रैकिंग सिस्टम का जिक्र है, क्या इसके अंदर कूलिंग फैन का जिक्र है, या इसके अंदर कंट्रोल, कुछ जिक्र नहीं आया। नॉर्मल सीधा सीधा हो जाता ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये जो पैरासाइटिंग है ये परजीवी है, मतलब कि इनके अलावा जो परजीवी टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रैकिंग मोटर हो गया। ट्रैकिंग मोटर एक एक्सटर्नल सिस्टम है ना, ये अगर ट्रैकिंग मोटर ना हो तो सूरज को ट्रैक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यदि हमें तो सिर्फ सूरज की रोशनी चाहिए, यदि सूरज की रोशनी सीधी सीधी मिलती रहे तो हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी ट्रैकिंग मोटर की। तो ये भी एक परजीवी हो गया। कूलिंग फ़ैन का बात करें, अगर हीट लॉस नहीं होंगे, ठीक है, तो कूलिंग फ़ैन की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम हो गया वही चीज़ की, अगर इसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ही बना दें हम इसे, तो कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत ना पड़ने की है। तो ये सब तरीके से एक तरह से परजीवी चीज़ें हैं ट्रैकिंग सिस्टम। ये इसका पार्ट है ही नहीं इनिशियली, यदि देखा जाए बेसिक पार्ट में नहीं है। वाई इज द कूलिंग सिस्टम रेडिएटर माउंटेड डायरेक्टली बिहाइंड द इंजन टू मिनिमाइज द कूलेंट पाइपिंग लेंथ एंड द वेट एट द लोकल पॉइंट। कूलिंग सिस्टम मतलब रेडिएटर क्यों रिक्वायरमेंट है भैया डायरेक्ट, और वो इंजन के जस्ट पीछे लगाया जाए कर टू मिनिमाइज कूलेंट पाइपिंग लेंथ एंड वेट एट द फोकल पॉइंट। what fluid is typically used in the engine external cooling loop? कौन सा फ्लूड है जो कि टिपिकली यूज करा जाता है एक्सटर्नल कूलिंग लूप में इंजन के? वो है वाटर या ग्लाइकॉल मिक्सचर विच देन रिजेक्ट्स द हीट टू द एयर। तो ये इंजन के एक्सटर्नल कूलिंग लूप में या तो पानी इस्तेमाल कर लो या ग्लाइकॉल मिक्सचर इस्तेमाल कर लो, जो कि ये हवा को गर्म होने से रिजेक्ट कर देता है। वॉट इज द स्टॉप पोजिशन फॉर द डिश ड्यूरिंग अ सीवियर स्टॉर्म फेसिंग स्ट्रेट अप जीनत पोजिशन। स्टॉप पोजिशन क्या है भैया? जब हवा चलेगी, आंधी उंधी चलेगी, उस समय बचाने के लिए। तो इसमें क्या है, अपना जो फेसिंग स्ट्रेट अप कर दो और जीनत पोजिशन पे कर दो। वॉट इज द एमरजेंसी डी फोकस? एमरजेंसी डी फोकस क्या भैया? रैपिडली मूविंग द डिश ऑफ सन इफ द एनर्जी स्टॉप्स टू प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम मेल्टिंग। एनर्जी जो है स्टॉप्स टू प्रिवेंट द, जो रिसीवर को मेल्ट करने से नहीं बचा पा रही है, तो भैया उसे एमरजेंसी डी फोकस कर दो। जो फोकस हो रहा है लाइट का, सोलर लाइट का, उसे हटा दो। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर एट द रिसीवर अपर्चर? तो सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर का क्या पर्पस है? टू रिडायरेक्टेड spilled light into the cavity increasing the tolerance for the tracking error. To redirect spilled light into the cavity increasing tolerance for the tracking error. ट्रैकिंग एरर के टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, डिश स्टीलिंग सिस्टम ओनली कन्वर्ट विच टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन? तो इसमें तो डायरेक्ट ही आता है, बीम या डायरेक्ट रेडिएशन। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला है व्हाट होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट सोलर टू ग्रिड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी? तो कौन से ने होल्ड करा है? डिश स्टीलिंग ने। कितना? 30%। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पी सोलर इलेक्ट्रिकल डिश स्टीलिंग? 30 से 32%। ऑप्टिकल एफिशिएंसी अकाउंट मिरर रिफ्लेक्टिविटी इंटरसेप्ट फैक्टर एंड डिश ज्योमेट्री, पहले भी बता चुके हैं ऑप्टिकल एफिशिएंसी के बाद। रिसीवर एफिशिएंसी अकाउंट्स फॉर एब्जॉर्प्टिविटी रेडिएशन लॉस एंड कन्वेक्टिविटी। जो रिसीवर एफिशिएंसी है, तो रिसीवर के साथ कौन कौन सी टर्म आएंगे? रिसीवर क्या है? एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएशन भी कर रहा है, रेडिएशन लॉस हो रहे हैं उसके अंदर, और कन्वेक्टिव लॉस हो रहे हैं। इंजन एफिशिएंसी थर्मल टू मैकेनिकल अकाउंट्स फॉर। इंजन एफिशिएंसी का मतलब है उसे थर्मल एनर्जी ली, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में दी। थर्मल टू मैकेनिकल अकाउंट फॉर कॉर्नोट लिमिट्स इंटरनल फ्लो फ्रिक्शन एंड हीट कंडक्शन लॉसेज। जनरेटर एफिशिएंसी अकाउंट्स फॉर, जो जनरेटर की एफिशिएंसी है, अकाउंट फॉर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल शाफ्ट पावर टू द इलेक्ट्रिकल पावर। ओवरऑल स्टीम एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड बाई, ओवरऑल स्टीम एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट होएगी मल्टीप्लाइंग ऑप्टिकल गुणा रिसीवर गुणा इंजन गुणा जनरेटर एफिशिएंसी। अच्छा जी, ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी जो होगी सबकी, जो है सबकी गुणा कर दो। जनरेटर की एफिशिएंसी की, ऑप्टिकल एफिशिएंसी की, ऑप्टिकल एफिशिएंसी, रिसीवर एफिशिएंसी, इंजन और जनरेटर, इन सारी एफिशिएंसी की जो है गुणा कर दो। ठीक है, जितने भी हो, तो ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी। विच थर्मल लॉस इंक्रीज टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर? तो टी की घात 4 पे। तो रेडिएशन लॉस फ्रॉम द रिसीवर कैविटी। हाउ इज द रेडिएशन लॉस मिनिमाइज इन द रिसीवर? बाय यूजिंग द सेलेक्टिव कोटिंग विद हाई एब्जॉर्बिटी एंड
लो एमिसिविटी, विच थर्मल लॉस इज कॉज्ड बाय विंड ब्लोइंग अक्रॉस द रिसीवर अपर्चर। तो कौन से थर्मल लॉस हैं जो कि रिसीवर अपर, तो कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन लॉस है। व्हाट लिमिट्स द अपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर टी एच ऑफ द स्टिलिंग। तो टी एच जो है बहुत हाई होता है, 800 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, 800 से 1000। तो इस चीज़ को लिमिट कौन सा करता है भैया, लिमिट करता है द मेटलर्जिकल लिमिट ऑफ द हीटर हेड टर्बाइन। इफ द रीजनरेटर इफेक्टिवनेस ड्रॉप्स 95 से 80%, वॉट हैपन टू द इंजन। जब रीजनरेटर जो है इफेक्टिवनेस घट जाएगी तो थर्मल एफिशिएंसी जो है वो भी घट जाएगी, और severely because more external heat is needed per cycle. What cause flow friction, what cause flow friction losses inside the engine। इंजन के अंदर फ्लो फ्रिक्शन लॉसेस कौन किसकी वजह से होते हैं, द वर्किंग गैस बीइंग फोर्स्ड रैपिडली थ्रू द टाइट मैश ऑफ द रीजनरेटर एंड ट्यूब्स। वाई इज इंजन स्पीड आरपीएम या हर्ट्स में एक क्रिटिकल ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर। तो हायर स्पीड जो है इंक्रीज कर देगी पावर, स्पीड बढ़ाएंगे तो पावर को इंक्रीज तो कर देगी, लेकिन फ्लो फ्रिक्शन लॉसेस भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे। टिपिकल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री पिस्टन है सोलर स्टीलिंग इंजन 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है टू मैच द ग्रिड फ्रीक्वेंसी। टिपिकल ऑपरेटिंग स्पीड फॉर काइनेमेटिक सोलर स्टीलिंग इंजन 1500 से 3000 आरपीएम है। ऑपरेटिंग स्पीड व्हाट हैपन्स टू द एफिशिएंसी टू द स्टीलिंग इंजन ऑन अ वेरी हॉट समर डे। तो भैया बहुत ज़्यादा गर्म दिन है, उसमें स्टीलिंग इंजन की एफिशिएंसी को क्या होएगा, जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन है तो वो घट जाएगी, बिकॉज कूलिंग सिंक टेम्परेचर टी एल इज हायर। ठीक है। कोसाइन लॉस इज अ पैराबोलिक डिश इज वर्चुअली जीरो। जो कोसाइन लॉस होंगे वो पैराबोलिक डिश के अंदर वर्चुअली तो जीरो होंगे, बिकॉज द डिश ऑलवेज पॉइंट डायरेक्टली एट द सन। ठीक है। अगला है भैया, व्हाट इज द रिफ्लेक्टेंस डिग्रेडेशन, द लॉस ऑफ मिरर एफिशिएंसी ओवर टाइम ड्यू टू डर्ट। रिफ्लेक्टेंस डिग्रेडेशन है मतलब कि जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, मिरर कर रहा है, तो उसकी डिग्रेडेशन, तो मिरर की एफिशिएंसी कम होगी टाइम के थ्रू, डर्ट या ऑक्सीडेशन या पिटिंग के द्वारा। द टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी द प्रेशर ऑफ द वर्किंग गैस इज डायनामिकली एडजस्टिंग बेस्ड ऑन। जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए वर्किंग गैस का प्रेशर डायनामिकली एडजस्ट किसके आधार पर होना चाहिए, द इनकमिंग सोलर डीएनआई। हाई हिस्टेरेसिस लॉस, जो हाई हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है इन द इंजन गैस साइकिल रेफर्स टू thermodynamic inversibility during compression and expansion. The maximum capacity of a commercial dish stirring unit is typically, जो commercial dish stirring unit है उसकी maximum capacity कितनी होती है, 10 किलोवाट से लेकर के 35 किलोवाट तक। ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर साइज डिश स्टीलिंग यूनिट्स आर हाईली, उसकी साइज की वजह से जो डिश स्टीलिंग यूनिट है वो हाईली मॉड्यूलर होंगी। व्हाट इज़ द कैपेसिटी, मॉड्यूलर का मतलब होता है कि एक मॉड्यूल अपने आप में, जैसे ऊपर पढ़ाया था 25 मेगावाट का एक, अब हमें ज़्यादा चाहिए एक पूरे शहर को जगाना, तो हम क्या है एक मॉड्यूल अपने आप में एक पूरा पावर प्लांट टाइप का है। ठीक है। तो ज़्यादा मॉड्यूल को कनेक्ट कर दो तो मॉड्यूलर है, बहुत ज़्यादा हाईली मॉड्यूलर है, हम इसमें मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ स्टीलिंग डिश ऑफ ए स्टैंडर्ड डिश स्टीलिंग प्लांट विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो लगभग 20 से 25% हो रहा है, लिमिटेड बाय डे लाइट आवर। तो कैपेसिटी फैक्टर जो है स्टैंडर्ड डिश स्टीलिंग का वो डे लाइट आवर से लिमिट हो जाएगा, वो 20 से 25% हो रहा है विदाउट हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है। हाँ तो चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में करवाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।